स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम करेंगे 31 अगस्त का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। और आपको मैं बता दूं, एडिटोरियल एनालिसिस की जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक में नीचे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे उसमें 3 आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक आर्टिकल है पेगासस स्पाईवेयर को लेके, वहीं दूसरा आर्टिकल है कंज्यूमरिज्म को लेके, और तीसरा आर्टिकल आया है पाकिस्तान में आई हुई फ्लड को। आइए शुरुआत करते हैं इस पेगासस वाले आर्टिकल से। इस आर्टिकल की हेडिंग है ड्रॉप द फ़ोन चेकिंग ड्राफ्ट सर्वेलेंस। आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले इंडिया में जो है एक पेगासस स्पाईवेयर था जिसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ था, और ऐसा एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस के ऊपर जो है सर्वेलेंस किया जा रहा है, उनको इलीगली टारगेट किया जा रहा है इस इसराइल के बने हुए इस पेगासस स्पाईवेयर से। जिसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी को जो है मैंडेट दिया कि वो इन एलिगेशंस को प्रॉब करेगा। वहीं इन एलिगेशंस के प्रॉब करने की कमेटी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उन्होंने अपनी सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है इसके बाद कि इंडिया में जो है पेगासस स्पाईवेयर जैसी कोई भी स्नूपिंग और सर्वेलेंस एक्टिविटी नहीं हुई। वहीं इस डिसीज़न के आने के बाद जो है ऑथर जो है बहुत क्रिटिकल है सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ को लेके, और उनका कहना है कि इंडिया की जो स्टेट है वो एक पुलिस स्टेट की तरफ मुड़ रही है, पुलिस स्टेट की तरफ जा रही है, क्योंकि सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ जो है और एक रैम्पेंट तरीके से जो है इंडिया में करी जा रही है, कैरी आउट करी जा रही है। हर लेवल पे जो है सर्वेलेंस की जा रही है और कानून का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं ऐसा माना जाता है कि कोर्ट भी जो है इस बार फेल हुआ है, मतलब इतनी फोर्सफुली जो है गवर्नमेंट को ऊपर दबाव नहीं बना पाया कि वो इस अपनी इंट्रूसिव एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज़ कर सके या बंद कर सके। वहीं एक बार मीडिया पर्सनल ने जब एक यूनियन मिनिस्टर से ये पूछा कि पेगासस स्पाईवेयर और कोर्ट के इंटरवेंशन पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जो है आउटराइटली ये बोल दिया कि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ अ कोर्ट। जो ये दर्शाता है कि आप मंत्री लोग जो हैं वो खुलेआम जो है कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, और कोर्ट के पास जो है यहाँ पे इतना एज नहीं है। करंट गवर्नमेंट का जो है एक स्ट्रॉन्गर एज है कोर्ट के ऊपर भी। वहीं इसी आर्टिकल में जो है ऑथर ने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है कंटेक्स्ट में एग्जांपल दिए हैं कि किस तरीके से जो है वहाँ सर्वेलेंस की इस तरह की सर्वेलेंस की अगर एक्टिविटीज़ हुई हैं या किसी तरह का भी शक हुआ है तो वहाँ पे डील किया गया है। वहीं इसके कंटेक्स्ट में बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से इंडिया में डील किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो दिया गया है वो है वायर टैप एक्ट। यूनाइटेड स्टेट्स में 1986 में एक वायर टैप एक्ट जो है इनेक्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि प्राइवेट एजेंसीज़ जो हैं आपका प्रोहिबिट किया गया उनको कम्प्लीटली कि वो सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी जो हैं सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल उन्होंने किसी भी प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर को फॉलो किया हो और कोर्ट से परमिशन ली हो। 36 ईयर्स बाद भी इंडिया में इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है, जहां कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं एक्टिविस्ट के ऊपर स्नूप कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर स्नूप कर रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी जो है अपोजिशन लीडर्स के ऊपर जो है सर्वेलेंस रखे हुए हैं। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देते हुए ऑथर कहते हैं कि 1997 में एक रिपोर्ट ऑन प्राइवेसी रिलीज़ हुई थी आयरलैंड के अंदर, जिसके तहत ऐसा बताया गया था कि जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता रहता है वैसे वैसे एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं किसी काम के नहीं रहते, और इसीलिए ज़रूरत है कि या तो एग्जिस्टिंग लॉज में नए रिफॉर्म्स लाए जाएं या फिर नए लॉज जो हैं कॉन्स्टिट्यूट किए जाएं। और गवर्नमेंट स्पाइंग का जो ये चर्चा है ये भी एक इसी चीज़ में है। क्लासिक एग्जांपल है इस बात का कि ज़रूरत है हमें भी जो है नए रिफॉर्म्स लेके आने की। इसके बाद जो है तीसरा एग्जांपल दिया है वो है पैट्रियट एक्ट 2001 का, जो यूएस में इनेक्ट हुआ था, और इनेक्ट इसलिए किया गया था ताकि इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर जो है लगाम लगाई जा सके। लेकिन वहाँ भी जो है ये प्रोविज़न रखा गया था कि इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाने के लिए भी अगर उन्हें इस तरह की स्नूपिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो भी उन्हें प्रॉपर कोर्ट से जो है परमिशन लेनी होगी, अनलेस ये एक वायलेशन माना जाएगा सिविल लिबर्टीज़ का। आगे चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर जो है बात करते हुए ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है आपका इस बात नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर इस चीज़ को सर्वेलेंस और स्नूपिंग को करती हुई आ रही हैं। वहीं यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट का प्रोविज़न भी अगर वो लेती हैं तो भी
ये एक सही बात नहीं है, क्योंकि ये सर्वेलेंस और स्नूपिंग सिस्टम जो है पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। आप ये मानिए कि अगर ऑपोजिशन के सभी लीडर्स के ऊपर जो है आपका स्नूपिंग हो रही है, तो वो नेक्स्ट जो है सरकार को किस किस मुद्दे पर घेरने वाले हैं पार्लियामेंट में, और किस किस मुद्दे के ऊपर जो है उनका आंदोलन होने वाला है। अगर ये उन्हें पहले से ही पता चल जाएगा तो वो ऑब्वियसली इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि कोर्ट के वारंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि पूरी जो है सर्वेलेंस एक इंडिपेंडेंट सुपरविज़न में हो सके, और जो भी सुपरविज़न के तहत जो भी डेटा निकल के आता है उसको बहुत ही मेटिकुलसली जो है डील किया जाए। इसीलिए जो है जर्नलिस्ट और अपोजिशन लीडर्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट तीनों ही जो है खुद को खतरे में मान रहे हैं, स्पेशली इस प्रकरण के बाद। इंडिया के कंटेक्स्ट में बताया गया है कि इंडिया में जो है अथॉरिटीज़ मोर देन 99,000 इंटरसेप्शन जो है पर मंथ कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 9,000 गैजेट्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वो हर महीने जो है इंटरसेप्शन पे लगा रहे हैं, स्नूपिंग पे लगा रहे हैं। और ये किसी कोर्ट के आदेश पे नहीं हो रहा है, बल्कि पुलिस ऑफिसर्स के आदेश पे हो रहा है। और आप जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को डिक्टेट करने वाले जो हैं उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ही हैं। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी पीछे भी, और जो है जल्दी इंडिया में लागू होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए है। ये इससे जो है बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, क्योंकि आप बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूनाइटेड स्टेट्स में इसे पहले ही बैन कर दिया चुका है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को लाने की बात चल रही है। सिटीज़न लैब जो एक एजेंसी है कनाडा की, उसका कहना है कि पूरी दुनिया में जो है ब्लू कोड डिवाइसेस जो हैं पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ब्लू कोड डिवाइसेस का मतलब है वो सारे डिवाइसेस जिनको कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट्स जो हैं इसलिए यूज़ करती हैं ताकि वो स्नूपिंग कर सकें। और इस तरह के अप्लायंसेस जो हैं इंडिया के अंदर भरपूर तरीके से पाए जा रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पैकेट शेपर और फिन फिशर ये दो ऐसे स्पाईवेयर हैं जिनके बारे में जो है डिस्कवरी हुई है, और इनकी डिस्कवरी में ये पाया गया है कि इंडिया में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मिल रहे हैं। वहीं इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फिन फिशर जो है एक ऐसा रिमोट इंट्रूजन सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी गैजेट के क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहता है, लेकिन उसके कांटेक्ट में ना रहने के बावजूद भी ये उसे ईजिली हैक कर सकता है और स्नूपिंग कर सकता है। और फिन फिशर के बारे में एक और चीज़ ये बताई गई है कि ये बहुत नोटोरियस है, स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है ह्यूमन राइट्स कैंपेनर्स के अगेंस्ट में, और ये ज़्यादातर पाया गया है उन कंट्रीज़ में जहाँ ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बना रही है, ताकि सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर को बाईपास करके सारा कम्युनिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकें, और वो भी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के और बिना किसी जुडिशल परमिशन के। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि 2018 में जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये क्लियरली बताया गया था कि इंडिया में जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है वो किसी भी लॉ को फॉलो नहीं किया जाता उसमें, और जिसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस की बहुत कमी है, और हमारा देश जो है वो एक सर्वेलेंस सोसाइटी की तरफ जो है बढ़ता चला जा रहा है। वहीं ऑथर ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न से अच्छा ये होता कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सरकार को ये आदेश देता कि जिस तरीके से अब्रॉड में या ओवरसीज़ कंट्रीज़ में ऐसे लॉज बनाए गए हैं, उसी तरीके से इंडिया भी जो है एक ऐसा लॉ बनाए ताकि वो अनलॉफुल सर्वेलेंस को रोक सके, और इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज़ किसी भी तरह की स्नूपिंग या सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ ना कर सकें। ये था आपका पेगासस का आर्टिकल, और जो दूसरा आर्टिकल है वो है कंज्यूमरिज्म के ऊपर। आइए उसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंजम्पशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, और किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का जो सक्सेस है वो किसी भी जो मॉडर्न इकोनॉमी का सक्सेस है वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ कंजम्पशन पे। हंटर गैदरर्स से लेकर आज के इस दौर तक मैं आपको बता दूं कि हंटर गैदरर्स जो हैं जब होते थे तो कंजम्पशन जो है केवल और केवल सर्वाइवल के लिए होता था, लेकिन आज जो है कंजम्पशन हो रहा है वो हो रहा है अपनी एस्पिरेशंस और अपनी
आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है हमारे पूरा का पूरा जो है कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया है, मिडिल क्लास का ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से हुआ है, और जिसके कारण जो है मिडिल क्लास जो है कंजम्पशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम वेल्थ की, या फिर आप मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम संपत्ति अर्जित करें और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल वेल्थ अगर हम वो अर्जित करें, तो वो सोसाइटी में जो है लार्जली अप्रिशिएट किए जाती है। कोविड-19 पैंडेमिक ने जो है कंजम्पशन बिहेवियर को बहुत बड़े पैमाने पे जो है बदल दिया है। लॉकडाउन्स के कारण जो है लोग अंदर अपने घर में बंद रहे और उन्होंने ज़्यादातर जो है ई-कॉमर्स का ही इस्तेमाल किया अपने आप की और पर्सनल शॉपिंग करने के लिए। पूरे वर्ल्ड में जो है एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट था पैंडेमिक का, जिसकी वजह से डिमांड जो है बहुत हाई लेवल पे जो है रिड्यूस हो गई। लेकिन पोस्ट पैंडेमिक में जो है एक अलग तरीके की रिकवरी आई है, और उसके कारण जो है रिवेंज शॉपिंग का चलन पूरी दुनिया में बहुत बढ़ा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिवेंज शॉपिंग का मतलब है जब कोई व्यक्ति विशेष बहुत समय तक जो है घर में बंद रह जाता है और किसी कारण से शॉपिंग नहीं कर पाता है, तो जब वो बाहर जाता है तो वो वहाँ जाकर लग्जरी आइटम्स ख़रीदता है और बेसिक आइटम्स को बिल्कुल इग्नोर करता है, और उन लग्जरी आइटम्स पे वो बार्गेनिंग करना भी सही नहीं समझता। इस कॉन्सेप्ट को ही रिवेंज शॉपिंग का नाम दिया गया है। मॉडर्न कंज्यूमरिज्म जो है केवल इसी बात के लिए नहीं है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंजम्पशन करनी है, लेकिन ये इस बात के लिए भी है कि कंजम्पशन करने वाले आइटम्स जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँच जाएँ। और इसी कॉन्सेप्ट को ही हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म भी कहा गया है, जिसमें कमोडिटीज़ या कंजम्पशन करने के आइटम्स जो हैं कंज्यूमर के पास बहुत तेज़ी से पहुँच जाते हैं। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट और ई-कॉमर्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसी के कारण हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 56% ऑनलाइन कंज्यूमर्स जो हैं वो जब गुड्स को अपने ऑर्डर करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी दिन उन्हें डिलीवर हो जाए। ई कॉमर्स कंपनीज़ की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है उनके डिलीवरी एसोसिएट पार्टनर्स, और जब से डिलीवरी एसोसिएट पार्टनर्स इम्प्रूव हुए हैं और ड्रोन्स का जो है यूज़ हो रहा है डिलीवरी करने के लिए, कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और कंजम्पशन बिहेवियर भी जो है कंज्यूमर्स का बहुत एक नए पैटर्न पे डेवलप होता जा रहा है। रिसेंटली एक ग्रॉसरी कंपनी ने ऐसी अनाउंसमेंट की थी कि वो 10 मिनट के अंदर जो है अपने कस्टमर्स को उनके आइटम्स जो हैं डिलीवर कर सकते हैं। ये 10 मिनट की डिलीवरी करने वाला जो प्लान है या जो अनाउंसमेंट थी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है रेज़ करता है, क्योंकि उन डिलीवरी प्रोफेशनल्स को ये कहा जाता है कि अगर वो 10 मिनट में जो है डिलीवर करेंगे तो उसका इंसेंटिव उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। खुद को इंसेंटिव्स पाने के लिए ये डिलीवरी प्रोफेशनल्स जो हैं बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जिसमें ऐसा है कि वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं और हर उस आदमी की लाइफ को रिस्क में डालते हैं जो सड़क पे मौजूद रहता है। इस तरह के वर्किंग कल्चर की वजह से इनके काम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ भी इन डिलीवरी प्रोफेशनल्स के अंदर देखे जा सकते हैं। आगे ऑथर कहता है कि डिलीवरी प्रोफेशनल्स जो हैं गिग वर्कर्स हैं, जो जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और इसलिए इनके एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गिग वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो टेम्परेरी किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं और उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और ये डिलीवरी प्रोफेशनल्स भी वो लोग हैं जिनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ना ही इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है और ना ही कोई वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है। हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसा कि बताया गया है कि ये डिलीवरी प्रोफेशनल्स गिग इकोनॉमी के में इन्वॉल्व होते हैं, और गिग इकोनॉमी में जो टोटल वर्कफोर्स अभी काम कर रही है वो 1.5% है इंडिया की टोटल वर्कफोर्स के। इंडिया जो कि बहुत अनएम्प्लॉयड, जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और ये भी साफ बात जो है पब्लिक डोमेन में है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है सभी लोग अनएम्प्लॉयड लोगों को एसिमिलेट और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए गिग इकोनॉमी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि 90 मिलियन जॉब्स जो है नॉन फार्म सेक्टर में भी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि इनका पूरा कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में 1.25% तक हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि गिग इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंजम्पशन बिहेवियर को बदल रहा है। शॉपिंग जो है बहुत तेज़ी से हो रही है।
लोकल किराना स्टोर्स ने भी आज की डेट में डिलीवरी पार्टनर्स को रखा है, जिन्हें डिलीवरी बडीज़ कह के बुलाया गया है। बहुत से लोग जो हैं ग्रॉसरीज को शॉप्स पे और लोकल किराना स्टोर्स पे उनका एक शॉपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जहाँ पहले वो हमेशा आपने देखा होगा कि जहाँ हमारे मदर फादर होते थे तो वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाया करते थे और वहाँ जाकर पूरे महीने का सिस्टमैटिक तरीके से जो है ग्रॉसरी अपनी बाय करा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता और उसे छोड़कर अब लोगों ने एक पीस मील फैशन अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया है। पीस मील फैशन अप्रोच का मतलब है जहाँ पीस बाय पीस जो है वो चीज़ों को ख़रीदते हैं और उसमें एक अनसिस्टमैटिक तरीके से ख़रीदते हैं। मतलब पहले वो दुकान पे गए, एक सामान ले आए, फिर घूमते फिरते दूसरे बार गए तो दूसरा सामान ले आए। इसी को कहा गया है कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आना। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वीकेंड्स पर आजकल लोगों ने बाहर जाकर खाना खाना कम कर दिया है, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि मील्स जो है उनके घर पर ही उन्हें डिलीवर हो जाएं स्विगी और ज़ोमैटो जैसी कंपनी से। आगे ऑथर कहता है कि इस पूरे कंजम्पशन पैटर्न के दो पहलू हैं या दो किरदार हैं, वो हैं बिज़नेस प्रोफेशनल्स और दूसरे हैं कस्टमर। बिज़नेस प्रोफेशनल्स हमेशा सोशल, एथिकल और एनवायरनमेंट कॉस्ट को इग्नोर करते हैं ताकि उनका रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो सके और प्रॉफिट हो सके। बिज़नेस प्रोफेशनल्स हमेशा एक मैनिपुलेटिव एडवर्टीजमेंट्स देते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट की जो है बिक्री हो सके। ये आसानी से देखा जा सकता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो कुछ और तरीके से होती है, लेकिन वो हमेशा इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। वहीं आगे चलते हुए ऑथर कहता है कि दोनों कंज्यूमर्स को भी और बिज़नेस प्रोफेशनल्स को भी चाहिए कि एथिकल, सोशल और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो किसी भी अपने डिसीज़न का एक 360 डिग्री एनालिसिस करें और एक ऐसा डिसीज़न लें जो कि पूरी सोसाइटी एट अ लार्ज जो है फ़ायदेमंद हो। इसलिए ये कहा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, लेकिन ये हमें अपनी बुद्धि से देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने योग्य है और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने योग्य नहीं है। वहीं तीसरा आर्टिकल जो आज का है वो है फ्लड्स एंड फोर्स। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है फ्लड आ चुकी है और रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने अपने कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं उन सभी विक्टिम्स को जो फ्लड में जो है अफेक्ट हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग जो है मर चुके हैं, 33 मिलियन पीपल जो है अफेक्टेड हो चुके हैं और 1/3 कंट्री जो है इंडिया की 1/3 कंट्री जो है पाकिस्तान अंडर वाटर्स है। $10 बिलियन से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, चाहे वो रोड्स का हो, होम्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। और पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज को देख रहा है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है और उससे क्लाइमेट चेंज पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं बहुत कम बारिश होती है। रिसेंटली यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं जो एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ग्लोबल अपील करी है कि पाकिस्तान की मदद के लिए सभी कंट्रीज सामने आएँ और अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ एड प्रोवाइड करें। इसमें यूके, यूएस, चाइना, यूएई, कटार, टर्की इन्होंने ऑलरेडी जो है काफ़ी एड पाकिस्तान को दी है। इसके अलावा आईएमएफ ने $1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज भी उनको देने का वादा किया है। वहीं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है कि जल्दी जो है इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड बंद हो चुकी थी उसे वो दोबारा से शुरू करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि जब से इंडिया ने आर्टिकल 379 को वो आर्टिकल 370 जो है कश्मीर वाला रिमूव किया है, तब से ही जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड पे बैन लग गया था। और अब उन्होंने कहा है कि ट्रेड को चालू करेंगे और इंडिया से अपनी वेजिटेबल्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा दो सिचुएशन ऐसी भी रही जब इस ट्रेड बैन होने के बावजूद भी जो है इन्होंने ट्रेड को कंटिन्यू रखा। एक था कोविड-19 का दौर, जब पाकिस्तान ने जो है यहाँ से दवाइयाँ अपनी इंपोर्ट की, और दूसरा था अफ़गानिस्तान तालिबान का 2.0। तालिबान 2.0 जब आया था तो अफ़गानिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान को दिया था और इसके लिए पाकिस्तान वाला रूट ही इस्तेमाल किया था। अब आगे आर्टिकल में कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जो है अपने घरेलू मुद्दों को साइड में रखना चाहिए और इस सिचुएशन में जो है एक दूसरे के लिए सामने आना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करे और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी ईगो को छोड़कर इंडिया की मदद को एक्सेप्ट करे। वहीं ट्रेड बैन तो ख़त्म हो ही रहा है, इसके साथ साथ
इसका ये भी बता दूं कि जब इंडिया ने श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस के वक्त हेल्प की थी, तो वहाँ बहुत सारे फ्रिंज ग्रुप्स थे और हेट मॉन्गर्स थे जो इंडिया के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया की बहुत ही तारीफ़ की। इसीलिए ये वही वक्त है जब इंडिया को जो है कोलैबोरेटिव मैकेनिज़्म के साथ सामने आना चाहिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई पहले से बनी हुई है, इसको कम करने का काम ये इंडिया का एक्शन और जेस्चर करेगा। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि बावजूद इसके कि उनका सॉइल, उनके पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इंडिया के लिए जो है हमेशा इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन फिर भी इस दुख की घड़ी में इंडिया उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। यही जो है एक अच्छा मैसेज भी होगा दोनों पड़ोसी देशों के लिए। इसकी PDF आप जो है टेलीग्राम लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह की और एडिटोरियल एनालिसिस और डेली वीडियोस के लिए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।